हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग को पढ़ना है बच्चों जल और जंगल के बारे में। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? जल और जंगल के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, एक तो हो गया जल और दूसरा हो गया जंगल, ये दोनों ही चीज़ें मनुष्य के जीवन के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है, यानी कि इसकी क्या महत्वता है, क्या इसकी महत्वता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मनुष्य के जीवन में, और जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे मौजूद हैं उन सभी के लाइफ में जल और जंगल का क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। और कौन कौन से, अगर मान लीजिए जल की संकट आती है तो मनुष्य और जितने भी जीव हैं उनके ऊपर कौन कौन सा संकट मंडरा सकता है, कौन कौन सा संकट कौन कौन से संकटों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जल और जंगल मनुष्य के लाइफ को कितना आसान बनाते हैं, कितना जीवन जीने के लिए सुरक्षित बनाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले जल। जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों वाटर। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। और जंगल को क्या बोलते हैं? तो जंगल को बोलते हैं फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल। और एक और नाम होता है इसका वुड्स। वुड्स मतलब क्या होता है? जंगल होता है। क्या होता है? वुड मतलब लकड़ी होता है, ठीक है। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे शुरुआत करते हैं। तो आगे हमें क्या पढ़ना है बच्चों? जल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? जल के बारे में। तो देखो क्या करा है कि क्या आपने कभी विद्यालय अथवा अपनी अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? मान लीजिए एक आपके लिए सोचने के ऊपर विवश करा है, यानी कि जरा सोच के देखिए क्या सोचना है कि क्या आपने कभी घर या विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है। आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी जैसे नल का पानी खुला छोड़ देते हैं या फिर बिना मतलब का पानी बर्बाद करते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि ज़्यादा पानी को बर्बाद मत कीजिए, ऐसा कहा जाता होगा। अब देखो क्या करें कि आपने सोचा है कि क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबार, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे, हम लोग जब टीवी देखते हैं या फिर कहीं भी देखते हैं तो क्या बोला जाता है कि सेव वाटर सेव लाइफ। क्या बोला जाता है? सेव वाटर। आप देखे होंगे ऐसा एक स्लोगन आता है, सेव वाटर सेव लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वाटर को सेव करते हैं, SAVE, ठीक है, तो अगर हम वाटर को सेव करते हैं तो लाइफ कैसे सेव होगा? तो जैसा कि बच्चों जानते हैं कि अगर हमें पीने के लिए पानी ना मिले तो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम पानी को बचाते हैं, अगर पानी को बर्बाद नहीं करते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग क्या बचा रहे हैं? जीवन को बचा रहे हैं, यानी कि लाइफ को सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि आप ये भी सुने होंगे कि बहुत सारे विज्ञापन दिए जाते हैं और वहां पे ये बताया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करें कि इसी क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि अब पूरे विश्व में लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अगर गांव देहात में अगर देखिएगा, जो ज़्यादातर इलिटरेट, जो अनपढ़ लोग हैं, ऐसा भी देखा जाता है कि जो ज़्यादातर जो अनपढ़ लोग हैं जिनको जल के बारे में महत्व, जल का जो महत्व है, जल का जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं पता है, तो वो लोग क्या करते हैं? बिना मतलब का जो पानी है वो वेस्ट करते रहते हैं। अभी तो क्या हो गया, हर घर नल का जल, तो उसमें भी देखिएगा कि बहुत सारा वाटर क्या होता है, ऐसे ही वेस्ट होते रहता है, बर्बाद होते रहता है। तो इसी चीज़ के लिए, यानी कि लोगों को जल की जो महत्वता है, आप लोगों को जल के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जब आप लोग पढ़िएगा तो आप इसके महत्व को समझिएगा और आगे चल करके आप बर्बाद नहीं कीजिएगा और दूसरों को भी बर्बाद करने से रोकिएगा। क्योंकि ये क्या है, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब अगर जल ना रहे तो क्या हो जाएगा? लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसी चीज को, यानी कि इसकी महत्व, ये इतना जो इंपॉर्टेंस है जीवन के लिए, इसी महत्व को पूरे विश्व में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बच्चों? विश्व जल दिवस। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और इस दिन पूरे विश्व में जल के बारे में, जल के क्या महत्वता है और जल के
कमी क्यों हो रही है और जल से क्या संकट हो सकता है, जल की कमी से मनुष्य के जीवन पे, जितने भी जीव जंतु हैं उनके जीवन पे कौन कौन से संकट मंडरा सकते हैं, उनको क्या क्या मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में इस दिन क्या किया जाता है, चर्चा किया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि हमारे विद्यालय में जल दिवस के अवसर पर बच्चों की आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। और यह सारे प्रयास जल के संरक्षण के लिए क्यों किए जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये जितने भी प्रयास हैं कि लोगों को जागरूक करना, विश्व जल दिवस मनाना जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, और लोगों को अलग अलग टेलीविजन या फिर रेडियो पे या फिर अखबारों में जल संरक्षण के लिए क्या बोला जाता है, जल संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि जल को क्या करना है, संरक्षण करना है। संरक्षण करना मतलब बच्चों क्या होता है, बचा करके रखना। ठीक है, बर्बाद नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं, संरक्षण करना। तो जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, इसका क्या कारण है, तो देखो क्या करा है, इसके बहुत सारे कारण है बच्चों। क्यों, क्योंकि कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। जैसे हम लोग तो बिहार वाले एरिया में है, हम लोग बिहार राज्य में है, तो बिहार वाला जो एरिया है ना भारत का, वहां पे जल अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलता है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी खास करके गुजरती है और बहुत सारी नदियों का जाल है यहाँ पे। और खास करके अगर देखा जाए तो बारिश भी अच्छी खासी हो जाती है। और उत्तरी बिहार में तो बहुत अच्छी बारिश होती है, लेकिन दक्षिणी बिहार वाला कुछ पार्ट है वहाँ पे बारिश कुछ कम होती है। लेकिन हम लोग उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे पानी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की क्या है, बहुत बड़ी किल्लत है, बहुत अधिक कमी हो जाती है, और वहाँ पे लोगों को पीने के लिए तक पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उन सब चीज़ों के लिए, यानी कि एक जहाँ पे तो है वहाँ पे तो अलग बात है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। और कहीं कहीं पे तो बहुत अधिक कमी हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य देखकर जो ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। और ये ज़्यादातर इसकी जो जल का जो संकट है वो ज़्यादातर कब हमें देखने को मिलता है बच्चों, तो ग्रीष्म काल में देखने को मिलता है। कब मिलता है बच्चों, ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल कहने का मतलब क्या हुआ, गर्मी के दिनों में। कब हमें देखने को मिलता है, गर्मी के दिनों में। ये जो दृश्य है कि लंबे लंबे पानी के लिए क्या हो गई है, कतारें लगी हुई हैं, लड़ाई झगड़े हो गए, एक दूसरे के सिर फुटबॉल कर रहे हैं, लाइन में लगे लगे, बड़का बड़का तसला बाल्टी लेकर के, और धरना प्रदर्शन भी यहाँ तक कर देते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, जिन स्थानों पे पानी की कमी होती है वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा टैंकरों के माध्यम से लोगों तक क्या किया जाता है, पानी को पहुंचाया जाता है। अब सोच करके देखो, ये जिम्मेवारी किसकी है, गवर्नमेंट की है कि लोगों तक पीने का साफ पानी मुहैया हो, अच्छे तरीके से प्राप्त हो लोगों को। लेकिन अगर मान लीजिए समय पे टैंकर नहीं आया, या फिर एक दिन टैंकर नहीं आया, पानी नहीं आया, तो लोग क्या कर देते हैं, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा। अब ये सब जो ज्यादातर किस समय में होता है, तो ग्रीष्म काल में होता है, गर्मी के समय में होता है। और क्या करें कि क्या यह सही नहीं है कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्या इससे यह देख करके नहीं लग रहा है कि हम लोग बहुत ही अत्यधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, जल की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता एवं इसके स्रोत के बारे में क्या किया था, जाना था। क्या देखा था बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखा था कि जल की जो कमी है उसके बारे में हम लोग पिछले कक्षा में क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो क्या करा यहाँ पे कि पृथ्वी के जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था, और उपलब्ध मृदु जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़ करके समझिए। यानी कि यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, अगर इसको पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं कि पानी की कितनी कमी है। ठीक है, देखो क्या करें, मृदु जल करने का मतलब क्या हुआ, मृदु जल मतलब जो पीने लायक हो, मतलब पोर्टेबल, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोर्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टेबल मतलब जो पीने योग्य हो। यानी कि पानी तो ऐसे बहुत सारे देखने को मिलेगा, देखते हैं कि नदी या फिर तालाबों में बहुत बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध है, लेकिन क्या उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग उपयोग कर सकते हैं, क्या हम डायरेक्टली पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। तो जो पीने वाला पानी है उसकी बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, कमी है। अब देखो क्या करा है कि मध्यम आकार की एक बाल्टी लीजिए। अब इस चीज को कैसे समझेंगे कि जो पीने का पानी है उसकी बहुत कमी है, और उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक क्रियाकलाप करते हैं और उसके माध्यम से समझेंगे। आपको ये बात समझ में आएगा कि हाँ, कितना पानी का जो कमी है वो कितने बड़े संकट की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कि मतलब पीने योग्य जो पानी है उसकी कितनी कमी है। ठीक है, इस क्रियाकलाप को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो देखो क्या करा है कि मध्यम आकार की एक बाल्टी लीजिए जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो।
क्या करना है कि एक ऐसा बाल्टी लेना है जिसमें इस प्रकार का एक बाल्टी लेना है जिसमें लगभग कितना 20 लीटर तक का पानी आ जाता होगा, ठीक है। ये बाल्टी लेना है। अब क्या करें कि मान लीजिए बाल्टी में भरा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का प्रतिशत है। यानी कि आप सोच करके देखो, ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि आप 20 लीटर का क्या लीजिए, एक बाल्टी लीजिए और उस बाल्टी में क्या करना है कि पूरा पूरा पानी भर लेना है इस बाल्टी में, और ये देखना है, आपको ये मान करके चलना है कि पृथ्वी पे जितना भी पानी है वो उस बाल्टी में है। यानी कि जिस बाल्टी में ये पानी मौजूद है वो पूरे पृथ्वी का पानी है। अब हमने बच्चों यहाँ पे देख लिया कि ये जो 20 लीटर का बाल्टी है इसमें हम मान के क्या देखें कि ये कितने चीज़ को दर्शा रहा है कि पूरे पृथ्वी का जल है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि 5 ml क्षमता वाले चम्मच से 100 चम्मच जल मग में एक क्या करना है, इसमें डालना है, ठीक है, इसमें डालना है। और यह जो पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल के प्रतिशत को दर्शाता है। यानी कि 500 ml जो है वो जितना पानी है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, मृदु जल को दर्शा रहा है, मतलब जो पीने योग्य मीठा पानी जिसको बोल सकते हैं, मीठा पानी है। अब इस मीठे पानी में से क्या करना है कि जो 500 ml है इसमें से 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग जो इस अंत में मग से 1/4 चम्मच जल निकालिए। क्या करना है, 1/4 चम्मच जो है वो जल निकालना है। और यह विश्व की उपलब्ध सभी नदियों झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल के प्रतिशत को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बच्चों, विश्व में कुल कितने मृदु जल उपलब्ध है उसको दर्शा रहा है। कौन दर्शा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम देखें तो ये जो अब तो कितना बचा, 150 ml, ये 125 ml हुआ, कितना 1/4 अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो गया, 125 ml जो है वो क्या दर्शा रहा है कि ये विश्व में जितने भी नदियां हैं, नदियों में जो पानी है, झीलों में जो पानी है, उपस्थित कुल मृदु जल का प्रतिशत है। यानी कि 500 ml जो हमने देखा वो किसको दर्शा रहा है, कुल मृदु जल को, और यहाँ पे 125 ml। और क्या करा है कि मग से 30 चम्मच कांच की एक गिलास में डाली और यह भौम जल जो उपयोग में लाया जा सकता है को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे अगर 30 ml देखा जाए तो 150 ml होगा। कितना होगा, 150 ml जो है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो पानी मौजूद है, जो हम चापाकल या फिर हैंडपंप से निकालते हैं, वो उस चीज को दर्शा रहा है। अब देखो क्या कर रहा है कि यदि पृथ्वी की क्या करे कि कुल मात्रा बाल्टी में भरे जल जितनी होती तो उसमें मृदु जल का मात्रा 1 मग पानी ही होता, और शेष पानी तो समुद्र में खारा पानी है, और मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों और ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी रूप से बर्फ के रूप में हो जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। और हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल ही बचता है, जो कुल जल का मात्र 0.006% है। तो सोच करके देखो कि पृथ्वी पे जितना जल मौजूद है, ये अगर सोच करके देखो कि ये पूरे पृथ्वी की जल की बात कर रही है, तो अगर हम पीने का पानी का अगर देखा जाए तो भौम जल का जो मात्रा है वो कितना है, 0.006% है। कितना है बच्चों, 0.006%, जो कि एकदम बहुत ही कम मात्रा है जो मनुष्य के यूज में आ सकता है, जो मनुष्य यूज करता है। वो सोच करके देखो कि पृथ्वी पे तो जल ही जल मौजूद है, लेकिन सबके सब क्या है, खारा पानी है। कैसे है, खारे पानी है, ये सबके सब खारा पानी है। तो खारा पानी तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। आप अगर आप इसको पीजिएगा तो कैसा लगेगा, आपको नमकीन लगेगा, आप इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या करें यहाँ पे कि क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है, यह जानकारी अब आप देखें कि अरे इतना तो पानी तो इतना मौजूद है पृथ्वी पे, लेकिन पीने योग्य जो है वो कितना है, 0.006%, एकदम बहुत कम मात्रा है। तो आपको ये सोच करके, ये जान करके चिंता हो रही होगी। यह जानकारी आप अपने दोस्तों, घर पर परिवार वालों एवं अन्य समुदायों के लोगों में भी आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि पृथ्वी पे पानी, पीने योग्य पानी की क्या है, बहुत बड़ी कमी है। मतलब जो पानी हम लोग पी सकते हैं उसकी बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्ष से बनी हुई है, और यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती हैं। यानी कि अब देखो, हम लोग पानी का यूज करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए कि पानी जो है वो कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब क्या हुआ, नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब क्या हुआ, नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन। संसाधन क्या होता है, जिस वैसी चीजें, वैसी प्राकृतिक रूप से
या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, जीवन जीने के लिए जो चीजें उपयोग करता है, उन सभी को क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। तो संसाधन भी बच्चों दो तरीके का होता है। अगर प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध है उसके आधार पर देखा जाए तो संसाधन जो होता है वो दो तरीके का होता है। कैसा होता है? एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय होता है। कैसा होता है? अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो नया हो जाए, अपने आप प्रकृति के द्वारा नया कर दिया जाए, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। मतलब आप उसका यूज कर ले, पृथ्वी और प्रकृति खुद ब खुद उसको भर देती है, उसको पूरा कर देती है। तो वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। जैसे पानी का हम लोग क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, और बारिश होती है और फिर वहाँ पे क्या हो जाता है? जैसे हम लोग चापाकल से, हैंडपंप से या फिर जो सबमर्सिबल है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? पानी को जमीन के अंदर से निकालते हैं और उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जब बारिश आती है, बारिश होता है पूरा, तो वो जो जहाँ से हमने निकाला था, जो जिसको क्या बोलते हैं? भौम जल स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के अंदर जो जल मौजूद है उसको क्या बोलते हैं? भौम जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? भौम जल। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। तो ये जो जब हम इनका उपयोग करते हैं तो बारिश होती है, तो फिर ये क्या हो जाते हैं? पुनः भर जाते हैं। तो ये तो हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनका अगर हम एक बार उपयोग कर ले तो पुनः बहुत टाइम के बाद बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन के मतलब स्रोत हैं। तो ये तो अलग बात हो गया। अब अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो देखो क्या करें यहाँ पे कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्ष से बनी हुई है। मतलब पहले से ही करोड़ों वर्ष से लोग पानी का उपयोग करते आ रहे हैं, और बारिश होती है और फिर पानी पुनः वहां पे आ जाता है। तो यह जो प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जल चक्र बोलते हैं। मतलब वैसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम जल का उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद पुनः जल की प्राप्ति हो जाती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल चक्र। और क्या करें कि आपने पिछली कक्षा में जल चक्र के विषय में पढ़ा था, आप अपनी जानकारी को अपने शब्दों में नोटबुक में लिखिए। और क्या करें कि क्या आपको पिछली कक्षा में अध्ययन किए गए जल चक्र की प्रक्रिया याद है? आपसे ये बोला जा रहा है कि जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था जल चक्र के बारे में, क्या उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको याद है? आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको समझ सकते। तो क्या करें कि जल चक्र की सम्मिलित प्रकरणों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है, और इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त कार्यक्रम में लिखे गए प्रक्रम को सही शब्द लिखिए। तो देखो क्या करें यहाँ पे कि जो ग्राउंड के अंदर मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राउंड के अंदर मौजूद है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो पहला, ये जो जमीन के अंदर ऊपर क्या है? ये जमीन है, ठीक है। आप इस चीज को देखिए, ये क्या है? ये जमीन है। अब यहाँ पे जो जमीन, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, इस और इसमें वाटर आपको ट्रैप हुआ हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जमीन के अंदर ये पानी आपको दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जम भौल लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे? भौम जल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? भौम जल, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रक्रिया। उसके बाद ये जो जल भौम है, भौम जल जो है, सॉरी, ये जो भौम जल है ये कहाँ पे आएगा? बाहर आएगा। लोग या तो इसको बाहर निकालेंगे हैंडपंप के माध्यम से या फिर बहुत सारे माध्यमों से, और जब ये बाहर निकलेगा ये प्रक्रिया, तो ये क्या होगा? और यहाँ पे जो समुद्र में पानी मौजूद है ये सब के सब क्या होंगे? वाष्पित होंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य के प्रकाश में क्या होगा? जब गर्मी होगी तो ये जो पानी है वो क्या होगा? ये वाष्पित होगा, और वाष्पित होकर के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, आसमान में जाएगा। तो जो दूसरा प्रक्रिया उसको क्या बोलेंगे? वाष्प। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरा नंबर, यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो पहला क्या था? जमभौल। तो इसको क्या लिखना है? सही सही लिखना है नाम। तो दूसरा है पसवा। तो पसवा का मतलब क्या हुआ? वाष्प। यानी कि दूसरा जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है? वाष्पन का प्रक्रिया होता है। तो दूसरा हो गया वाष्प। अब तीसरा देखते हैं, जब ये वाष्पित होगा तो ऊपर जाएगा, वाष्पित होकर के जो जल वाष्प है वो कहाँ जाएगा? ऊपर आसमान में जाएगा, और वहां जाकर के हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आसमान में ऊपर की ओर जाते हैं, आकाश में ऊपर जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? कम होते जाता है। मतलब नीचे बहुत गर्मी लगेगा, वह जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाइएगा वैसे वैसे क्या होता है? गर्मी जो है वो कम होते चला जाता है, ठीक है। अब देखो, जब गर्मी कम होगा तब क्या होता है बच्चों? जब जल ऊपर जाता है वाष्पित होकर के, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं आकाश में, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होते जाता है? कम होते जाता है। टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो ये जो, अब सोच करके देखो कि ये जो वाष्पित जल है, जो वाष्प बन करके ऊपर गया है, वो क्या हो जाएगा? ठंडा होगा। और जब ठंडा होगा तो क्या होता है कि कोई भी आप वाष्पित जल को देखिएगा, जब ठंडा होता है, जब वाष्प में वो परिवर्तित है, भाप जिसको बोलते हैं, तो जब भाप ठंडा होता है तो पुनः किस में परिवर्तित हो जाएगा? जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो
प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। यानी कि वाष्पित जल को, यानी कि जो जल गैसीय रूप में मौजूद है वो ठंडा होकर के पुनः अगर जल में बन जाए, यानी कि गैस से अगर वो जल में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, संघनन। ठीक है, संघनन बोलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, संघनन का होगा। यानी कि जो तीसरा प्रक्रिया होगा वो किस चीज का होगा, संघनन का। अब ये देखो, जब संघनित हो जाएगा तो क्या होगा कि जब यहाँ पे संघनित हो जाएगा, ये जो जल ऊपर गए और ये जल ऊपर जा करके संघनित हो गए तो क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। और यही बादल के रूप में ये जो संघनित जल जो है वो बादल के रूप में मंडराता है आकाश में। और जब ये इनका वजन ज्यादा हो जाता है, मतलब जब ठंडे हो जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो जब इनका वजन ज्यादा हो जाता है तो ये क्या होने लगते हैं, ये क्या होने लगेगा, इनमें कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, तो इनमें जो प्रोसेस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ये पूरे वर्षा के रूप में फिर से जल नीचे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, जमीन पे बारिश होकर के ये जो भी पानी ऊपर गया था वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, और जल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल चक्र। और यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसको लिखना है। तो तीसरा जो हो गया वो क्या हो गया, संघनन हो गया। चौथा हो गया बादल। पांचवा क्या है, तो पांचवा को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हुआ। अब ये देखो, वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे आप देखें, जो जल का, जो पृथ्वी के सतह से जो भी जल आकाश में ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी में वाष्प बन करके, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। यानी कि जल से क्या बनना, गैस बनना, जल से क्या बनना, वाष्प बनना, जल का गैसीय रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आप जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा, परिचक्रण के द्वारा जल इसकी तीनों भौतिक अवस्थाओं, जो कि ठोस जो जल है ठोस रूप में, ठोस मतलब क्या होता है, कठोर जिसको बोलते हैं। ठोस के अलग क्वालिटीज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जल होता है, मतलब ठोस द्रव जिसको बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, गैस होता है। यानी कि पदार्थ के मुख्य रूप से ऐसे तो 5 अवस्था होते हैं, लेकिन आपको अभी क्या पढ़ना है, 3 अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो एक हो गया ठोस, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 5, लेकिन आपको पढ़ना है 3। तो एक हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया गैस। तो जो पानी है वो तीनों अवस्थाओं में मौजूद होता है। अगर देखा जाए तो ठोस के रूप में क्या होता है, बर्फ जो रहता है वो क्या है, ठोस है। वही अगर जल के रूप में अगर ये रहे तो क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। और वाष्प के रूप में ये परिवर्तित हो जाए तो क्या कहलाता है बच्चों, गैस कहलाता है। ठीक है, और क्या करें कि बर्फ हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों पर बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। और द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल के रूप में मिलता है। और गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ये रहा जल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो क्या करें कि जल की तीनों अवस्थाओं के सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि पूरी जनसंख्या और सभी जीव जल का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको इस जानकारी से राहत मिली? यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी पे जितना भी जल मौजूद है वो पूरा का पूरा, कभी जल जो है वो कम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम खरीद करके 1 केजी चीनी लाते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए 1 केजी चीनी खरीद करके लाए, तो अगर इसमें से थोड़ा थोड़ा उपयोग करते हैं, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और फिर खत्म हो गया। लेकिन जो जल है वो पूरे पृथ्वी पर स्टार्टिंग में जितना जल मौजूद था, आज भी करोड़ों वर्षों के बाद भी उतना ही जल पृथ्वी पे मौजूद है। यानी कि इतनी जनसंख्या पृथ्वी पे, इतने लोग आए, इतने लोग चले गए, लेकिन जल जो है वो उतने के उतने मात्रा में ही बना हुआ है। यानी कि हम लोग जल यूज कर लेते हैं, लेकिन वही जल किसी दूसरे फॉर्म में कहीं और चला जाता है। और उस तरीके से पृथ्वी पे जितना भी जल मौजूद है वो आज भी उतना ही मौजूद है। और हम मतलब इसका जो फॉर्म है, यानी कि इसका जो टाइप है वो चेंज होते रहता है। ये कभी ये द्रव बन गया, कभी ये ठोस बन गया, कभी ये गैस बन गया, और एक जगह से दूसरी जगह बादल के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहता है और बारिश होते रहती है। लेकिन पृथ्वी पे कभी भी जल की कमी नहीं, मतलब जो जल है जितना मौजूद था पहले, अगर 100% माने तो आज भी 100% जल मौजूद ही है। ठीक है, यही बात है कि कहीं पे उपलब्ध हो पाता है, कहीं पे नहीं हो पाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे बहुत इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भूमिगत जल के बारे में जो है वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और हम लोग जल का उपयोग कैसे करते हैं,
तो या तो हम लोग कुछ, अब इसके स्रोत कौन कौन से, जल हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो क्या करें कि जल स्रोतों से हम लोग जो है वो सीधे प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ इलाकों में जल घरों से काफ़ी दूर होता है और वहाँ से जल ढोकर लाने का कार्य अथवा स्रोतों पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। और हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग जो है वो जल का उपयोग कैसे करता है, तो कुओं से करता है, नलकूपों से करता है अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है, तो ये जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर हम हैंडपंप लगाते हैं तो हैंडपंप से जो जल है वो कहाँ से आता है, और साथ ही साथ अगर हम कुआं खोदते हैं तो कुआं में पानी कहाँ से आता है, क्यों आता है, ठीक है। और जब हम उपयोग करते हैं तो ये पुनः कैसे भरता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।